राधे राधे दोस्तों, कथा कहानियों के इस अनोखे सफ़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है चार पंक्तियों की रामायण। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मिथिला नरेश कला प्रिय राजा थे। अपने राज्य में सदैव कला प्रेमियों को प्रोत्साहित करने का कार्य करते रहते थे और उनके दरबार के शान थे वाकपटु, हाजिर जवाब, बुद्धिमान गोनू झा। एक बार की बात है, गोनू झा अभी सुबह सुबह जगे ही थे कि चार नौजवान लड़के उनके घर आ पहुँचे और गोनू झा के दरवाजे पर दस्तक दी। गोनू झा मन ही मन झल्लाए कि न जाने कौन आ गया इतना सवेरे सवेरे। बिस्तर से उतरकर उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर चार अजनबी लोग खड़े थे जो देखने में बहुत परेशान लग रहे थे। गोनू झा ने उन पर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली और पूछा, कौन है आप लोग और क्या बात है? चारों लड़कों में से एक ने कहा, भाई हमें पंडित जी से मिलना है। गोनू झा ने पूछा, पंडित जी से तुम्हारा मतलब गोनू झा से है? लड़के ने कहा, जी हाँ, उन्हीं से मिलना है। गोनू झा ने कहा, मैं ही गोनू झा हूँ, कहिए क्या काम है आप चारों को मुझसे? इतना सुनना भर था कि चारों दंडवत मुद्रा में आ गए और उनके पैरों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगे। उनके इस तरह के अभिवादन से गोनू झा ने इतना तो अवश्य भाप लिया कि ये चारों उनसे किसी सहायता के लिए आए हैं। फिर उन्होंने उन चारों को अपने कमरे में बुलाया और उन्हें बैठने के लिए कहकर पूछा कि यदि मैं अपने स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आप लोगों से बात करूं तो ठीक होगा? चारों लड़कों ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, जी हाँ पंडित जी, आप अपने स्नान ध्यान से निवृत्त हो ले, हम लोग आपकी प्रतीक्षा कर लेंगे। थोड़ी देर बाद गोनू झा स्नान ध्यान से निवृत्त होकर वापस आए और चारों लड़कों से पूछा, अब बताओ भाई क्या बात है, तुम चारों कहाँ से आए हो और मुझसे क्या काम है? चारों ने उन्हें बताया कि पंडित जी हम चारों कवि हैं और हम चारों के माता पिता और परिवार वाले हमें निकट्टू और नाकारा समझते हैं। हमने सुना था कि मिथिला नरेश कवियों का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम चारों ने मिलकर एक कविता बनाई और मिथिला नरेश को अपनी कविता सुनाने दरबार में पहुँचे। मिथिला नरेश ने हमें अपनी कविता सुनाने का अवसर तो दिया, किंतु गोनू झा ने गंभीर होकर पूछा, किंतु क्या, उसके बाद क्या हुआ? तो चारों लड़कों में से एक ने कहा, पंडित जी हमारी कविता सुनने के बाद महाराज ने हमें डांट कर दरबार से भगा दिया। हम चारों वहाँ से बेहद अपमानित होकर लौटने लगे तो हमें एक दरबारी ने बताया कि आप भी एक कवि हैं और जैसी कविता आप करते हैं ठीक वैसी ही कविता हमने भी बनाई है, लेकिन आपकी कविता सुनकर महाराज आपको पुरस्कृत करते हैं, जबकि हमारी कविता सुनकर महाराज ने हमें डपट कर भाग जाने को कहा। उसी भले दरबारी ने हमें बताया कि बस आप ही हमारी कविता का भाव समझ सकते हैं और महाराज को हमारी कविता का गूढ़ार्थ भी समझा सकते हैं। गोनू झा ने चारों लड़कों की बातों को बड़े ध्यान से सुना। जब एक दरबारी का प्रसंग आया तो वो उत्सुक हुए कि आखिर दरबार के किस दरबारी ने उनके बारे में इन चारों लड़कों को जानकारी दी है कि ये चारों भी उन्हीं के जैसे कविता करते हैं। अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए गोनू झा ने उन लड़कों से पूछा, वह दरबारी कौन था जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा? लड़कों ने बताया कि हमने उस दरबारी से उसका नाम तो नहीं पूछा, पर हाँ उन्होंने अपनी पगड़ी को विचित्र ढंग से बांधा हुआ था, जिस कारण पगड़ी से उनकी एक आंख छुपी हुई थी। लड़कों की बात सुनकर गोनू झा समझ गए कि इन चारों को कानू नाई ने ही उनके पास भेजा है। कानू नाई काशी नरेश के दरबार का ही एक दरबारी था जो एक आंख से काना था और उन दरबारियों के गुट में शामिल था जो गोनू झा से जलते थे और उन्हें नीचा दिखाने का सदैव अवसर खोजा करते थे। गोनू झा ये भी समझ गए कि अवश्य ही इन चारों की कविता में कोई ऐसी बात है जो अशोभनीय है, नहीं तो कानू नाई इन चारों लड़कों को इस तरह से उत्प्रेरित करके उनके पास नहीं भेजता। उन्होंने चारों लड़कों से कहा, तुम लोग मुझे विस्तार से सारी बातें बताओ कि तुम लोगों ने मिलकर कैसे कविता लिखी और तुम्हारी कविता क्या है? तो उन चारों लड़कों में से एक ने कहा, पंडित जी अब तो हमें अपनी कविता पढ़ने की भी हिम्मत नहीं रही। कहाँ हमने सोचा था कि अपनी कविता कला प्रेमी मिथिला नरेश को सुनाने के बाद उनकी तरफ से जो इनाम मिलेगा उसे ले जाकर अपने माता पिता को देंगे ताकि वो भी समझ जाएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम निकट्टू और नाकारा नहीं हैं, हमारी भी कोई पहचान है। गोनू झा ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, यह छोड़ो, पहले मुझे अपनी कविता सुनाओ। तब उन चारों में से एक ने कहा, पंडित जी जब हम मिथिला नरेश के दरबार में जाने के लिए
अपने गांव से निकले तो रास्ते में हमें एक गूलर का पेड़ मिला। तभी मैंने एक गूलर को पेड़ से टूटकर गिरते हुए देखा। तब मैंने हमारी कविता की पहली पंक्ति बनाई, जो थी पककर गूलर गिर गयो। फिर दूसरे लड़के ने कहा, और पंडित जी, मैंने रास्ते में एक पीपल का पेड़ देखा जिसकी पत्तियों को एक महिला तोड़कर ले जा रही थी। उसे देखकर मेरे मुंह से कविता की दूसरी पंक्ति निकली, जो थी लायो पीपर नारी। अब तीसरे लड़के ने अपनी बात कही, पंडित जी, मैंने एक जामुन का पेड़ देखा जो जामुन के फल से इस तरह लदा हुआ था कि उसकी पत्तियां तक नहीं दिखाई दे रही थी। तो मैंने भी हमारी कविता की तीसरी पंक्ति बना दी, जो थी जामुन अंत न पाइयो। अब अंत में चौथे लड़के की बारी आई तो उसने गोनू झा से कहा कि पंडित जी, जब हम लोग थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो हमने देखा कि कुछ बच्चे खेलते खेलते आपस में ही झगड़ने लगे। तब मैंने कविता की अंतिम पंक्ति जोड़ी, जो थी बरबस ठानो रारी। इस तरह से हमारी कविता पूरी हुई, जो थी कि पक्कर गूलर गिर गयो, लायो पीपर नारी, जामुन अंत न पाइयो, बरबस ठानो रारी। उन चारों की कविता सुनकर गोनू झा समझ गए कि कानू नाई ने उनका मजाक उड़ाने के लिए ही इन चारों लड़कों को उनके पास भेजा है। लेकिन गोनू झा ने अपने मन में सोचा कि ऐसे तो ये चारों महामूर्ख हैं, लेकिन इनके मन में अपने माता पिता को खुश करने की इच्छा है और अपनी इसी इच्छा के कारण ये चारों महाराज के दरबार में अपनी बेतुकी कविता सुनाने पहुंच गए। दूसरी वो कानू नाई, जो गोनू झा से बहुत जलता था। इस कारण उसने उनका मजाक उड़ाने के लिए इन चारों लड़कों को उनके पास जाने के लिए प्रेरित किया। यही सब सोचते सोचते गोनू झा ने मन ही मन ठान लिया कि वो अब इन चारों लड़कों को महाराज से पुरस्कार दिलवाकर ही रहेंगे। उन्होंने उन चारों लड़कों को अपने साथ लिया और दरबार पहुंच गए। दरबार में जब महाराज ने उन चारों लड़कों को फिर देखा तो वो क्रोध से आग बबूला हो गए और उन चारों को डांटते हुए बोले, अरे तुम लोग फिर से यहाँ आ गए? अभी के अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम चारों को काल कोठरी में डलवा दूंगा। तो गोनू झा ने बड़े विनम्रता से महाराज से कहा कि महाराज, इन कवियों को दरबार में आपके पास मैं लेकर आया हूँ। अपनी बात कहते समय गोनू झा की दृष्टि कानू नाई पर ही टिकी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा कि महाराज, मैं तो इन लड़कों की चौपाई सुनकर आश्चर्य से भर गया। मैं तो हैरान रह गया ये देखकर कि इतनी कम उम्र में इन लड़कों ने 4 पंक्तियों में संपूर्ण रामायण की रचना कैसे कर ली। अब चौंकने की बारी महाराज की थी। महाराज के मुंह से निकला, क्या कहा, संपूर्ण रामायण? गोनू झा ने कहा, जी हाँ महाराज, संपूर्ण रामायण। यदि आप अनुमति दें तो इन चारों लड़कों की छोटी लेकिन महानतम रचना को भावार्थ के साथ मैं आपको सुनाऊं। गोनू झा की बात सुनकर महाराज ने उन्हें अनुमति दे दी। अब पूरे दरबार में भी उत्सुकता पैदा हो गई थी। फिर चारों लड़कों ने बारी बारी से अपनी पंक्ति दरबार में सुनाई। पक्कर गूलर गिर गयो, लायो पीपर नारी, जामुन अंत न पाइयो, बरबस ठानी रारी। कविता सुनकर महाराज के समझ में कुछ नहीं आया तो उन्होंने गोनू झा की ओर देखा। गोनू झा समझ गए कि महाराज उनसे कह रहे हैं कि क्या बेतुकी और बकवास कविता है। गोनू झा ने फिर थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, महाराज, ये कविता सामान्य नहीं है बल्कि गूढ़ भावों से भरी है। कविता तो राम और रावण के युद्ध से लेकर उसके परिणाम तक को बता रही है। मैं आपको समझाता हूँ महाराज। पककर गूलर गिर गयो, ये पंक्ति रावण की पत्नी मंदोदरी का विलाप है। करुण रस में डूबा ऐसा वर्णन किसी अन्य कविता में कहाँ महाराज? इस पंक्ति में कवि कह रहा है कि संपूर्ण सोने की लंका, जो रावण के अहंकार का प्रतीक थी, वो पके गूलर के समान धराशायी हो गई। दूसरी पंक्ति लायो पीपर नारी, यहाँ मंदोदरी के रुदन का वर्णन होता है कि पी मतलब मंदोदरी का पिया, पति अर्थात रावण, पर नारी अर्थात राम की पत्नी सीता को ले आया, जिसके कारण ही लंका का विनाश हुआ। तीसरी पंक्ति जामन अंत न पाइयो में भगवान श्री राम का यशोगान है कि हे मन, राम तो भगवान है, अनंत है, उनके सामर्थ्य को भला कैसे जाना जा सकता है। गोनू झा ने आगे समझाते हुए कहा, और महाराज, कविता की अंतिम पंक्ति का अर्थ तो अब बिल्कुल ही साफ हो गया है कि मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है कि जिस परमेश्वर राम की मन की शक्ति का था भी कोई नहीं ले सकता, उससे उसके पति रावण ने बरबस ही दुश्मनी मोल ली, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज वह अपने समस्त शक्तियों के साथ ध्वस्त हो गया है। गोनू झा की व्याख्या सुन
महाराज उस कविता से तो नहीं पर गोनू झा द्वारा दी गई विद्वतापूर्ण विवेचना से प्रभावित हुए। महाराज तेज बुद्धि के स्वामी थे, तो वो ये भी समझ गए कि गोनू झा इन चारों लड़कों की मदद करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि अवश्य ही उन्होंने इन लड़कों में कोई अच्छी बात जरूर देखी होगी, नहीं तो वो इन चारों को लेकर दरबार में कभी नहीं आते। ऐसा सोचकर महाराज ने उन चारों लड़कों को उनकी कविता के लिए काफ़ी इनाम दे दिया। महाराज से इनाम पाकर चारों लड़के बहुत प्रसन्न हुए। दरबार से विदा लेते समय जब उन चारों लड़कों ने गोनू झा के चरण स्पर्श करते हुए उन्हें प्रणाम कहा, तो गोनू झा ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जाओ, इनाम में मिली धनराशि देकर अपने माता पिता को प्रसन्न करो और अब घर जाकर कोई काम धंधा सीखो। इस तरह की कविता से रोजी रोटी नहीं मिलती। चारों लड़कों के जाने के बाद गोनू झा ने कानू नाई के ऊपर अपनी भरपूर दृष्टि डाली और मुस्कुराते हुए जाकर अपने आसन पर विराजमान हो गए। तो दोस्तों, यह थी बुद्धिमान गोनू झा की कहानी। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में किसी नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।